हेलो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बंधों के प्रकार के बारे में। और बंधों के कितने प्रकार होते हैं? बंधों के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला बंध रहता है आयनिक बंध, दूसरा बंध रहता है आपका सहसंयोजी बंध, और तीसरा बंध रहता है आपका उपसहसंयोजी बंध। उप सह संयोजी बंध। तो आपको आयनिक बंध और सहसंयोजी बंध के बारे में कक्षा 11वीं में पढ़ना है और उप सहसंयोजी बंध के बारे में कक्षा 12वीं में पढ़ना है। उप सहसंयोजी बंध के ऊपर एक पूरा अध्याय है, अध्याय नंबर 9। तो कक्षा 11वीं में आपको केवल आयनिक बंध और सहसंयोजी बंध के बारे में पढ़ना है, जिसमें कि आज हम पढ़ने वाले हैं आयनिक बंध के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने यह बात चर्चा की थी कि आपके परमाणु बंध क्यों बनाते हैं, और जब वे बंध बनाते हैं तो बंध बनाने के लिए एक दूसरे के समीप आते हैं, और एक दूसरे के समीप वे कितनी दूरी तक आ सकते हैं। कल मैंने आपको एक ग्राफ के थ्रू समझाया था कि वो अधिकतम इस दूरी तक आ सकते हैं। यदि उन्होंने इससे अधिक दूरी तय की तो अपने आप उनकी ऊर्जा बढ़ने लगेगी, अर्थात वे अधिकतम इस दूरी तक आ सकते हैं R0। यदि उन्होंने इधर से बात करें तो इस दूरी तक आ सकते हैं। यदि इन्होंने इससे अधिक भी दूरी तय की तो प्रतिकर्षण स्टार्ट हो जाएगा और आपकी ऊर्जा बढ़ने लगेगी। और यदि ऊर्जा बढ़ती है तो परमाणु जो निकाय है वो आपका अस्थायी होता है। वो बंध क्यों बनाए थे? स्थायी होने के लिए। तो अगर उन्हें केवल स्थायी होने के लिए बंध बनाना है तो वो केवल इस दूरी तक आएंगे, रुक जाएंगे और उनके मध्य सहसंयोजी बंध बन जाएगा या आयनिक बंध बन जाएगा। लेकिन यदि उन्होंने इससे अधिक दूरी तय कर ली या इससे अधिक दूरी आ गए तो उनके मध्य प्रतिकर्षण स्टार्ट हो जाएगा, प्रतिकर्षण से ऊर्जा बढ़ती जिससे कि वे अस्थायी हो जाएंगे। तो कल हमने ये बात सीखी कि परमाणु, पहला तो कारण कि बंध स्थायी होने के लिए बंध बनाते हैं जिससे कि ऊर्जा निकलती है। अब दूसरा कारण यह है कि यदि आप बात करें उत्कृष्ट गैसों की, यदि बात करें हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये सभी जो तत्व है ये सभी अष्टक नियम का पालन करते हैं। अष्टक नियम का अर्थ होता है कि बाह्यतम कोश में यदि 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वे परमाणु अष्टक नियम का पालन करते हैं। जैसे नियॉन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं? 2p6 और 2s2 2s2 ऑर्गन के इसमें 3s2 3p6, क्रिप्टॉन के 4s2 4p6, ज़ेनॉन के 5s2 5p6 और रेडॉन के 6s2 6p6। देखिए अंतिम कोश में 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8, अर्थात इनके अंतिम कोश में 8 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अर्थात ये सभी तत्व अष्टक नियम का पालन करते हैं। किंतु यदि हम हीलियम की बात करें तो इसके बाह्यतम कोश में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, तो यह अष्टक नियम का पालन नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसकी इतनी क्षमता नहीं। अर्थात उत्कृष्ट गैसों में हीलियम को छोड़ के सभी क्या करते हैं? अष्टक नियम का पालन करते हैं। अष्टक नियम क्या है? अपने जो परमाणु है उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन का होना। अब चूंकि उत्कृष्ट जो गैसें होती है वह अष्टक नियम का पालन करती है, इसलिए यह बंध नहीं बनाती है। किंतु उत्कृष्ट गैसों के अतिरिक्त जितने भी तत्व है वे अष्टक नियम का पालन नहीं करते। या तो उनकी इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, या 2 इलेक्ट्रॉन की, या 4 इलेक्ट्रॉन की, या 5 इलेक्ट्रॉन की, या कभी कभी 7 या 6 इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, या कभी कभी अधिकता भी हो जाती है। तो इस कारण वे बंध बनाना चाहते हैं और बंध बनाकर अपना क्या करना चाहते हैं? अष्टक पूरा करना चाहते हैं और अष्टक नियम का पालन करना चाहते हैं। तो परमाणु बंध क्यों बनाते हैं? 2 कारण हुए। पहले तो स्थायी होने के लिए, और दूसरा कारण है कि वे अष्टक नियम का पालन कर सके। और आज के इस वीडियो में हम आयनिक बंध के बारे में पढ़ने वाले थे। देखिए, हमने बंध क्यों बनते हैं उसके दोनों कारणों के बारे में चर्चा कर ली। अब हम देखेंगे जब बंध बनते हैं तो वो किस किस प्रकार के बंध बनते हैं। तो किस किस प्रकार के बंध बनते हैं? आयनिक बंध बनते हैं, सहसंयोजी बंध बनते हैं, उप सहसंयोजी बंध बनते हैं, जिनमें कि आज हम आयनिक बंध का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आयनिक बंध देखिए, मैंने आपको बताया कि परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए अर्थात अष्टक नियम का पालन करने के लिए क्या करते हैं? बंध बनाते हैं। अब यदि परमाणु
अपने अष्टक नियम का पालन करना चाहते हैं, अर्थात अपना अष्टक पूर्ण करना चाहते हैं, अर्थात अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं, तो दो तरीके होते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, त्याग दे, पहली शर्त, या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग दे और दूसरा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले। यदि वे दोनों ही तरीके को आजमाते हैं तो वे अपना अष्टक पूर्ण कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें सोडियम की, सोडियम का यदि हम बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो कितना होता है, 3s1 होता है, अर्थात इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है। अब यदि सोडियम को स्थायी होना है, चूंकि अष्टक नियम का पालन नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित, 3s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। यह अष्टक नियम का पालन तो नहीं कर सकता, किंतु अपने बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, अपने बाह्यतम कोश में स्थायी होने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अब इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है यदि वह स्थायी होना चाहता है। और दूसरा तरीका है कि इसके बाद कौन सा है, उपकोष रहता है 3p। 3p में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो या तो जो स्थायी होना है तो 2 तरीके कर सकता है, या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, या 7 इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, ग्रहण कर ले। क्यों 7 इलेक्ट्रॉन को क्यों ग्रहण करेगा, देखिए 3p 0 था, उसे यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने हैं, और 3s में 1 इलेक्ट्रॉन था तो उसे यहाँ 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 6 और 1 7। तो उसके पास 2 तरीके अपने अष्टक पूरा करने की, या तो वह 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, यदि 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो उसके बाह्यतम जो कोश हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा, और उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन विन्यास 2s2p6 हो जाएगा, अर्थात 6 7 8, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यदि वह 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। अब यदि वह 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ 2 हो जाएंगे, और ये स्थायी हो जाएगा। अब बात आती है वो 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा या 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागना 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की अपेक्षा आसान होता है। तो सोडियम आपका जो 3s में जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसे क्या कर देता है, त्याग देता है। तो 3s1 में जो 1 इलेक्ट्रॉन है सोडियम उसे त्याग देगा और आपका 3s 0 हो जाएगा। तब जो बाह्यतम कोश होगा वो होगा 2s, तो 2s2 और देखिए इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 6 8, अर्थात 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। कब आए, जब सोडियम ने अपने बाह्यतम कोश अर्थात 3s में से 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागा, तो इसका अष्टक पूर्ण हो गया। अब प्रारंभिक अवस्था में सोडियम में कितने प्रोटॉन थे, 11 प्रोटॉन थे, और कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो कितने प्रोटॉन बच गए, 11 प्रोटॉन बच गए और 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। देखिए 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को निरस्त कर देंगे, अब बच गया आपके पास 1 प्रोटॉन अतिरिक्त। अब क्या बच गया आपके पास, 1 प्रोटॉन अतिरिक्त, तो सोडियम पे कैसा आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, सोडियम पर धनावेश आ जाएगा। ओके, तो जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उसके ऊपर क्या आता है, धनावेश आता है। और हम यदि सोडियम की बात करें तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपना क्या पूर्ण कर लिया, अष्टक पूर्ण कर लिया। ओके, तो इस प्रकार भी वो अष्टक नियम का पालन कर सकता है। दूसरा तरीका है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। जैसे कि हम बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन का यदि हम बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो वो कितना होता है, 3s2 3p5। देखिए इसके भी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में। ओके, और इसके पूर्व का कोश कौन सा है, 2s2 2p6। इसका जो पूर्व बाह्यतम कोश से जो पूर्व का कोश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, और इसके बाद के कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब यदि इसे स्थायी होना है तो अपने बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए जिससे कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, या ये ऐसा कर सकते कि सातों के सातों इलेक्ट्रॉन को त्याग दे। अब बताइए 7 इलेक्ट्रॉन को त्यागना ज्यादा आसान है या 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना आसान है? ऑब्वियसली बात है 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना आसान बात है, तो यह क्या कर लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाता है, 3s2 3p6 6 7 8, और इसने अपने अष्टक पूर्ण कर लिया अर्थात अष्टक नियम का पालन कर लिया। ओके, पहले क्लोरीन में प्रोटॉन कितने थे, 17 प्रोटॉन थे और 17 इलेक्ट्रॉन थे। ओके, अब 1 इलेक्ट्रॉन इसने बाहर से ग्रहण कर लिया तो कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 18 इलेक्ट्रॉन होगा और 17 प्रोटॉन है। 17 प्रोटॉन से 17 इलेक्ट्रॉन निरस्त हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बच गया आपका 1 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त। इसलिए क्लोरीन पर क्या आ जाता है, माइनस आवेश आ जाता है। तो ये हो गया आपका Na+
और Cl माइनस Na ने इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाया और अपना स्थायी हो गया, और इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके स्थायी हो गया। अब जब ये धनायन और ऋणायन, धनायन और ऋणायन के मध्य क्या पाया जाता है? आकर्षण बल पाया जाता है। जब ये धनायन और ऋणायन एक दूसरे के निकट आएंगे, क्यों आएंगे? वैद्युत आकर्षण बल द्वारा। वैद्युत आकर्षण बल द्वारा, एक आकर्षण बल के द्वारा पास में आएंगे और वे क्या बना लेंगे? बंध बना लेंगे। वे क्या बना लेंगे? बंध बना लेंगे। और इस प्रकार जो हमारा बंध बनेगा उसे क्या बोलते हैं? आयनिक बंध। अर्थात जब धनायन और ऋणायन एक आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे के निकट आकर बंध का निर्माण करते, तो इस प्रकार के बंध को क्या कहा जाता है? आयनिक बंध कहा जाता है। और जब एक धनायन और ऋणायन जिस आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे के पास आते हैं उसे कहते हैं कूलाम बल। उसे क्या बोलते हैं? कूलाम बल, या इसे आप स्थिर वैद्युत बल भी कह सकते हैं। कूलाम बल या स्थिर वैद्युत बल, अर्थात जब धनायन और ऋणायन स्थिर वैद्युत बल या कूलाम बल के द्वारा एक दूसरे के निकट आते हैं, तब जिस बंध का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं? आयनिक बंध कहा जाता है। कूलाम बल और स्थिर विद्युत बलों के बारे में आप क्लास 12th में फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 है, अर्थात यूनिट 1 है, उनमें आप अध्ययन करेंगे। तो आयनिक बंध किस प्रकार होता है आप ये समझ चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपके MgCl2 के बारे में। यह भी एक आयनिक बंध का एक प्रमुख उदाहरण है। देखिए Mg का यदि हम एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो वो क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2। देखिए इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है? 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। बिल्कुल 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। और इसके बाद क्या होता है? 3p भी एक होता है। अब इसे बाह्यतम कोश में क्या करना है? 8 इलेक्ट्रॉन करना है। अब 8 इलेक्ट्रॉन करना है तो इसके 2 तरीके, या तो इन 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दे या क्या कर ले? 6 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले। 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागना ज्यादा आसान हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना त्यागना आसान होगा। तो यह 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और हो जाता है 1s2 2s2 2p6। अब इस स्थिति में इसका बाह्यतम कोश दूसरा होगा, क्योंकि 3s में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो बाह्यतम कोश क्या हो गया आपका? 2s हो गया। देखिए बाह्यतम कोश में 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अर्थात Mg यदि 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो वह अपना क्या बना लेता है? तो वह धनायन का निर्माण कर लेता है और स्थायी हो जाता है और अष्टक नियम का पालन कर लेता है। तो Mg2+। अब यदि हम बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी देखिए हमने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब देखिए इसके पास मैंने बता सकता है अष्टक पूरा करने के लिए या तो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा या क्या करेगा? 7 के 7 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना इसके लिए आसान है, तो ग्रहण कर लेता है 3s2 3p6। और क्लोरीन के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो एक क्या आ जाता है? माइनस चार्ज। क्या आ जाता है? एक माइनस चार्ज। तो क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाता है? माइनस चार्ज आ जाता है। ओके। अब देखिए दूसरा भी क्लोरीन ऐसा ही होगा, जिससे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, माइनस बना लेगा। अब देखिए ये हो गया Mg2+ धनायन और ये हो गए 2 ऋणायन। क्या होता है? 2 Cl- और Mg2+ आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं? MgCl2। आपस में मिलकर MgCl2 बना लेते हैं। इस पर 2+ और इसमें क्या रहता है? 2- रहता है। और इस प्रकार ये क्या बना लेते हैं? आयनिक बंध बना लेते हैं। तो MgCl2 भी किसका उदाहरण है? आपका आयनिक बंध का एक प्रमुख उदाहरण है। तो यदि आपको आयनिक बंध के बारे में पूछा जाता है तो आप NaCl का पहले तो इसकी परिभाषा देंगे, फिर NaCl का उदाहरण देंगे और MgCl2 का क्या देंगे? उदाहरण देंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि आयनिक बंध जब बनता है तो उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। पहला जो कारक है प्रभावित करने वाला वो है आपकी आयनन एंथैल्पी। वो क्या है? आपकी आयनन एंथैल्पी। देखिए यदि हम बात करें यहां NaCl में, Na कैसा रहता है? धनावेशित रहता है। यह धनावेशित क्यों रहता है? क्योंकि यह 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? त्यागता है। और 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागने में जितनी भी हमें ऊर्जा लगती है वो क्या कहलाती है? आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी क्या होती है? 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जितनी भी ऊर्जा देनी पड़ती है वो क्या होती है? आयनन एंथैल्पी। अब यदि हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने में, या जब हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। अब यदि इलेक्ट्रॉन को निकालने में या इलेक्ट्रॉन
को परमाणु द्वारा त्याग करने में यदि ज्यादा ऊर्जा लगेगी तो आयनन एंथैल्पी भी कैसी होगी, ज्यादा होगी। और यदि आयनन एंथैल्पी ज्यादा होगी तो जो आपका परमाणु हो धनायन भी देरी से बनेगा, और यदि धनायन देरी से बनेगा तो वो आयनिक बंध भी क्या बनाएगा, देरी से बनाएगा। और यदि इलेक्ट्रॉन को निकालने में यदि हमें कम ऊर्जा लगेगी, इलेक्ट्रॉन को निकालने में यदि कम ऊर्जा लगेगी तो आपका जो परमाणु है वो क्या बन जाएगा, आसानी से धनावेशित हो जाएगा अर्थात धनायन बना लेगा, और आसानी से ऋणायन के साथ क्रिया करके आयनिक बंध बना लेगा। अर्थात आयनन एंथैल्पी जितनी कम आपका आयनिक बंध उतनी ही क्या बनेगा, आसानी से बनेगा। अर्थात आयनन एंथैल्पी जितनी अधिक आयनिक बंध उतने ही मुश्किल से बनेगा, और आयनन एंथैल्पी जितनी कम आयनिक बंध उतनी ही आसानी से बनेगा। दूसरा जो प्रभावित करने वाला कारक है वो है आपका क्या, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा। देखिए इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा क्या होती है, किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा कहलाती है। ओके, अब यदि आपका ये कोई परमाणु है, इसका यदि प्रभावी नाभिकीय आवेश अत्यधिक है तो बाहर जो इलेक्ट्रॉन है तो धनावेश, क्योंकि इसकी शक्ति बहुत है तो इस धनावेश और इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रबल आकर्षण बल होगा। अब प्रबल आकर्षण बल होगा तो इसको बहुत अधिक शक्ति से आकर्षित करेगा और इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में आ जाएगा, जो बाहर था और अंदर आ जाएगा। क्योंकि इसने अत्यधिक आकर्षण शक्ति से इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींचा है, इसलिए जितनी अधिक आकर्षण शक्ति उतनी ही क्या होगी, अधिक ऊर्जा निकलेगी, और जितनी अधिक ऊर्जा निकलेगी आपकी इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा भी क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। और जितनी इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा अधिक होगी उतनी ही जल्दी आपका इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में आएगा, और जितना जल्दी आपका इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में आएगा उतना ही जल्दी आपका परमाणु ऋणायन बनाएगा, जैसे हम क्लोरीन की बात करें, और जितना जल्दी वो ऋणायन बनाएगा उतना ही वह जल्दी आयनिक बंध बनाएगा। अर्थात इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा जितनी अधिक होगी, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा जितनी अधिक होगी आयनिक बंध उतनी ही जल्दी बनेगा, और इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा जितनी कम होगी, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा का कम होने का मतलब है कि आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश बहुत कम है, जिसके कारण जो बाहर जो इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन नाभिक के मध्य आकर्षण बहुत ही कम है, तो इस नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बहुत कम होने के कारण ऊर्जा भी कम निकलेगी, जिससे इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा कम बनेगी और ऋणायन भी देरी से बनेगा, और आपका आयनिक बंध भी देरी से बनेगा। अर्थात इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा जितनी ज्यादा आयनिक बंध उतनी ही आसानी से बनेगा, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा जितनी कम आपका आयनिक बंध भी उतना ही धीमी गति से बनेगा। ओके, तो अब हम देखते हैं जब आपके आयनिक यौगिक बनते हैं तो उनके क्या क्या गुण होते हैं। पहला तो यह गुण है कि यदि आपका आयनिक यौगिक बनेगा तो वह हमेशा ठोस अवस्था में रहता है। क्या रहता है, ठोस अवस्था में रहता है। इसे हम पिघाल के गलित अवस्था में भी ला सकते हैं, लेकिन ये सामान्यतः ठोस अवस्था में पाया जाता है। ओके, तो इसकी भौतिक अवस्था कैसी रहती है, ठोस अवस्था रहती है। अर्थात ठोस अवस्था का मतलब है कि आपके जो Na है, जो आपका प्लस है, और जो Cl माइनस है, उनके मध्य प्रबल आकर्षण बल है, इसीलिए वह ठोस अवस्था में पाया जा रहा है। यदि कम आकर्षण बल होगा तो द्रव अवस्था में आ जाएगा, और यदि बिल्कुल भी आकर्षण बल नहीं होगा तो गैसीय अवस्था में आ जाएगा। इसीलिए आयनिक बंध जो आयनिक बंध द्वारा जो यौगिक बनते हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरा, यदि हम बात करें इनके गलनांक के क्वथनांक की, तो इनके गलनांक के क्वथनांक भी उच्च होते हैं। देखिए गलनांक क्या होता है, गलनांक का अर्थ होता है किसी चीज को गलाना, किसी चीज को गलाना अर्थात गलनांक। अब देखिए ये NaCl, इनके मध्य क्या प्रबल आकर्षण बल है। अब यदि इनको गलाना है अर्थात इसे हमें कैसे लाना है, द्रव अवस्था में लाना है। इसे क्या लाना है, हमें द्रव अवस्था में लाना है। अब यदि इसे द्रव अवस्था में लाना है तो हमें इसे ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्योंकि इनके मध्य आकर्षण बल मजबूत है, और यदि ज्यादा ऊर्जा देंगे तो आपका गलनांक भी कैसा हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। गलनांक का अर्थ होता है किसी ठोस चीज को जब हम द्रव में बदलते हैं तो हमें उसे कितनी ऊर्जा देनी होती है। जब हम NaCl की बात करें तो उनके मध्य प्रबल आकर्षण बल है, तो हमें इसे गलाने के लिए अर्थात द्रव अवस्था में अर्थात पानी की अवस्था में लाने के लिए भी हमें ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, अर्थात इनका गलनांक कैसा होता है, उच्च होता है। अब बात आती है क्वथनांक, इनका क्वथनांक भी उच्च रहता है। क्वथनांक का क्या अर्थ है कि आपको जो आपका ठोस है उसे किस में बदलना, गैस में बदलना।
देखिए इनके मध्य प्रबल आकर्षण बल है, अर्थात मजबूत तरीके से बंधे हुए। पहले तो हमें ठोस को द्रव में बदलना पड़ेगा, उसके लिए भी हमें कैसे लगेगी, अत्यधिक ऊर्जा लगेगी, क्योंकि इनका गलनांक भी अधिक होता है। और द्रव के बाद इसे जब हम गैस में बदलेंगे तो उसके लिए भी हमें ज्यादा ऊर्जा लगेगी, बहुत अत्यधिक ऊर्जा लगेगी। इसलिए आयनिक यौगिकों का, जो आयनिक बंध से जो यौगिक बनते हैं उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। तो आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, उनका गलनांक या क्वथनांक भी कैसा रहता है, बहुत उच्च रहता है। अब हम बात करते हैं तीसरा विलेयता की। विलेयता का अर्थ होता है घुलना। याद रखना, आपके जो आयनिक यौगिक होते हैं, जैसे कि हम बात कर ले NaCl, यदि आप इन्हें जल में डाल देते हो तो ये जल में आसानी से घुल जाएंगे। यदि हम MgCl2 की बात करें, ये भी क्या है, आपका आयनिक यौगिक है। यदि इन्हें हम जल में डाल दे तो ये भी आसानी से घुल जाएंगे। किंतु यदि इन्हें आप बेंजीन में डाल दे, बेंजीन क्या होता है, C6H6, बेंजीन में डाल दे, या आप इसे कार्बन टेट्राक्लोराइड में डाल दे, CCl4 होता है, यदि इनमें डाल दे तो ये आसानी से घुलने नहीं वाले। अर्थात जल को हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय विलायक, और CCl4, C6H6 इन्हें क्या बोलते हैं, अध्रुवीय विलायक। अर्थात जो आपके आयनिक यौगिक होते हैं वो जल जैसे ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं, जबकि C6H6 और CCl4 जैसे अध्रुवीय विलायकों में अविलेय होते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इनकी चालकता की। देखिए जो आपके आयनिक यौगिक रहते हैं, जब वे ठोस अवस्था में रहते हैं, जब वे ठोस अवस्था में रहते हैं तो ये वैद्युत के कुचालक होते हैं। वैद्युत के कुचालक होने का अर्थ है, जैसे कि हम जैसे कि बात कर लेते हैं किसी पत्थर की, यदि उसमें से आप वायर को जोड़ देते हैं, किसी भी वायर को जोड़ देते हैं तो उसमें से विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। अर्थात आपका जो पत्थर हो गया वो कैसा है, विद्युत का कुचालक है। तो जब भी आपके आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में रहेंगे तो विद्युत के कुचालक होते हैं, और यदि वे गलित अवस्था में रहते हैं, अर्थात जब वे द्रव में बदल जाते हैं, यदि आप पानी में से बिजली को प्रवाहित करना चाहते हैं, विद्युत को प्रवाहित करना चाहते हैं तो आसानी से हो जाती है। अर्थात गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं आपके आयनिक यौगिक, और ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं। आज के इस वीडियो में हमने बात की आयनिक बंध क्या होता है, इनके एग्जाम्पल की बात करें, ये किस प्रकार बनते हैं, और इसको प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक है आपके, और इनके जो भौतिक गुणधर्म होते हैं वो क्या क्या होते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।